नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो है। थोड़ा लेट आज हम बात कर रहे हैं आपसे, और उसकी वजह यह है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हर मामले के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ रहते हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। वो आज कहीं व्यस्त थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, देर से फ्री हुए, इसीलिए इस लाइव शो में। और उनके बिना हमारे ज्यादातर लाइव शो होते नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के इंतजार में ये थोड़ा सा आज देरी हुई है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे लिखी हुई है इबारत, ओलंपिक में चीन का दबदबा। पेरिस ओलंपिक समाप्त हो गए हैं खेल। बहुत एक अच्छा आयोजन रहा, जुलाई के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर 11 अगस्त को वो खत्म हुए। भारत का प्रदर्शन भी ऊपर नीचे होता रहा, और आखिर में हम 6 मेडल लेकर आए हैं, जिसमें एक सिल्वर है जो हमारे चैंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता। सिल्वर मेडल वो लेकर आए हैं भारत के लिए। पिछली बार टोक्यो से वो गोल्ड लेकर आए थे, और इस बार उनका प्रदर्शन जो था वो टोक्यो से भी बेहतर था। उससे करीब 2-2.5 मीटर ज्यादा दूरी तक उन्होंने भाला फेंका। लेकिन उनके सामने जो खिलाड़ी थे जिन्हें गोल्ड मिला, अरशद नदीम पाकिस्तान के, उन्होंने एक एक्सेप्शनल थ्रो कर दिया। और कई लोग मानते हैं कि कुछ दैवीय शक्ति उनके पीछे उस समय काम कर रही थी। उन्होंने खुद भी माना कि वो एक अलग ही थ्रो था, क्योंकि कभी भी जब पहले कभी अरशद नदीम से मुकाबला हुआ था नीरज चोपड़ा का, तो नीरज चोपड़ा के सामने कहीं टिक नहीं पाए थे अरशद नदीम। उन्हें पिछले टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने हराया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स में हराया, एशियाड या जहां कहीं भी दोनों खिलाड़ी आमने सामने आए तो वहां नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए। और नीरज चोपड़ा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर इवेंट में वर्ल्ड लेवल पे जहां भी वो खेलने गए हैं, जूनियर लेवल से लेकर ओलंपिक तक, वो हमेशा एक मेडल भारत के लिए लेकर आए हैं। इस बार एक्सेप्शनल प्रदर्शन की वजह से अरशद नदीम के उनके हाथ गोल्ड नहीं आया, लेकिन वो सिल्वर लेकर आए। और 5 ब्रॉन्ज और भारत को मिले, जिसमें से मनु भाकर अकेले 2 ब्रॉन्ज लेकर आई, और उनके साथ सरबजोत भी थे एक ब्रॉन्ज में। एक पहलवान हमारे अमन सहरावत, उन्होंने भी गोल्ड ब्रॉन्ज जीता, माफ कीजिएगा। और बाकी 2 प्लेयर्स ने, हॉकी टीम जो हमारी बहुत अच्छा खेल रही थी लगातार, टोक्यो में भी उसने ब्रॉन्ज जीता था, और इस बार भी वो ब्रॉन्ज लेकर आई है। लेकिन पाकिस्तान, जो अरशद नदीम की हम बात कर रहे थे, एक अकेला गोल्ड जीतकर, जो कि 32 साल के बाद पाकिस्तान ने जीता, मेडल टैली में भारत से ऊपर उसका स्थान रहा। 62वें नंबर पर पाकिस्तान रहा, और 71वें नंबर पर हम रहे। भारत जो है 6 मेडल होने के बावजूद भी 71वें नंबर पर रहा। और उसका रीजन ये है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि गोल्ड मेडल जो कंट्री ज्यादा जीतती है, सबसे ज्यादा गोल्ड अगर आपके पास है, उसके बाद सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, इस तरह से मेडल टैली डिसाइड होती है। और ओलंपिक में जो हम बात कर रहे हैं चीन के दबदबे की, आज बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ हैं। उनसे हम समझेंगे कि चीन का ये दबदबा आखिर है कैसे। पिछले कई सारे ओलंपिक में, 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था, चीन ही उसका मेजबान था। तब चीन ने 48 गोल्ड जीते थे, जहां तक मुझे याद है। इस बार चीन ने 40 गोल्ड जीते हैं। बहुत शानदार एक प्रदर्शन रहा है। 40 ही गोल्ड मेडल जीते हैं अमेरिका ने सिल्वर और ब्रॉन्ज ज्यादा जीते थे चीन से, कुल 126 मेडल जीते। चाइना ने 91 यानी 91 मेडल जीते। तो नंबर 1 पर रहा अमेरिका, और वो भी आखिरी दिन 40वां गोल्ड जीता अमेरिका ने, इसलिए वो ऊपर चला गया। अदरवाइज जब तक ये गेम आखिरी दौर में थे, तब तक चीन मेडल टैली में 40 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर बना हुआ था। भारत खुश है कि 6 मेडल आए हैं। हमारे चैंपियंस बहुत खुश हैं। जो लोग गए थे साथ में, हौसला बढ़ाने वाले या अधिकारी या बाकी लोग, वो सारे बहुत खुश हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं चीन से, क्योंकि ज्यादातर मामलों में, चाहे वो डिफेंस का मामला हो या बाकी और दूसरे मामले हों, हम देखते हैं कि चीन से ही हम मुकाबला करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या बाकी हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, भारत उनसे बेहतर अपने आप को मानता है, और वाकई बेहतर है भी। हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर है, हमारी सेना बेहतर है। हर फील्ड में अगर आप बात करें, दुनिया के हर फील्ड में, चाहे वो पेशेवर लोग हों, इंजीनियर्स हों, पढ़ने वाले हमारे छात्र हों, वो बाकी हमारे जितने भी नेबर्स कंट्री हैं उनसे बेहतर है। कई मामलों में तो हम चाइना से भी बेहतर हैं।
लेकिन जहां खेल की बात आती है, क्योंकि तरक्की का भी एक पैमाना माना जाता है, इसीलिए अमेरिका और चीन दम से दम लड़ाते हुए पेरिस ओलंपिक में नजर आए। मेजबान फ्रांस जो है वो 16 गोल्ड मेडल के साथ 5वें नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर जापान रहा, जापान ने 20 गोल्ड जीते। जापान भी अपना दबदबा दिखाता है कि एक आर्थिक शक्ति के तौर पर और एक बड़े देश के तौर पर, एक संपन्न देश के तौर पर, जिसे कहा जाए डेवलप्ड कंट्री के तौर पर जापान आगे है, और ये खेल में भी वो साबित करता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम क्रिकेट में लगातार मुकाबला करते हैं, हॉकी में लगातार मुकाबला करते हैं, हॉकी टीम ने हमारी ऑस्ट्रेलिया को खाली हाथ घर भेजा। क्वार्टर फाइनल में 52 साल के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम को हराया। बड़ी मजबूत उनकी हॉकी टीम भी है। क्रिकेट में हमारा मुकाबला होता है, और ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही शानदार है। मतलब पूरा जो उनका पूरे खिलाड़ी जो वहां उनकी पूरी टीम गई थी, उन्होंने 18 मेडल जीते और वो चौथे नंबर पर रहे। भारत 71वें नंबर पर रहा। जो दुनिया में हमारी रैंकिंग है, जिस पोजीशन पे आज की तारीख में हम बैठे हैं, ओलंपिक में हमारी वो पोजीशन नहीं है। हमारे बहुत से खिलाड़ी यहाँ से उम्मीद जगाते हुए गए थे, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी निराश होकर लौटे। हॉकी टीम ने एक्सेप्शनल प्रदर्शन किया, नीरज चोपड़ा ने एक्सेप्शनल प्रदर्शन किया, विनेश फोगाट भी दम दिखा रही थी। वो लोअर वेट कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नॉर्मली वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करती थी, ओलंपिक में इस बार 50 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला कर रही थी, और वहां उन्होंने एक अच्छा खेल दिखाया। सुसाकी जो जापान की थी, अनबीटन प्लेयर थी, उनको उन्होंने क्वार्टर फाइनल में हराया। 82 बाउट लगातार सुसाकी जीत चुकी थी, उनको जब हरा दिया विनेश फोगाट में, तो लगा कि एक और गोल्ड आएगा। नीरज का इवेंट तब तक हुआ नहीं था, तो ये उम्मीद करने लगे तमाम सारे लोग कि भारत इस बार 2 गोल्ड तो कम से कम लेकर आएगा। लेकिन फाइनल के ठीक पहले विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया और 100 ग्राम, महज 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। हालांकि उनकी अपील उन्होंने की हुई है और उस पर 13 अगस्त को यानी कल फैसला आना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारत के हाथ जो लगे हैं अभी तक 6 मेडल हैं, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब हमारे साथी हैं। और डॉक्टर साहब नमस्कार। और सीधा सवाल आपसे कि जब हम तुलना करते हैं तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनसे तुलना नहीं करते। अमूमन दुनिया के हर फील्ड, मतलब जो भी जीवन का फील्ड है या दुनियादारी का मामला है, चीन से मुकाबला एक भारत का होता है। दुनिया भी देखती है कि चीन और भारत को जोड़ के देखती है, बैलेंस बनाने की जहां तक बात आती है। लेकिन अगर ओलंपिक स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें तो कोई तुलना ही नहीं है। एक तरफ 91 मेडल जिसमें से 40 गोल्ड, और दूसरी तरफ 6 मेडल जिसमें सिर्फ 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। भारत का प्रदर्शन, मैं ये कहूंगा कि जो हमारी उम्मीदें थी, डबल डिजिट में इस बार पहुंचने का सपना देखा गया था, वो तो टूटा ही। 6 मेडल भी बुरे नहीं है, क्योंकि बहुत धीमे धीमे हम वहां तक पहुंचे हैं। अटलांटा में 1 हमने जीता था, फिर बीजिंग में 3, उसके बाद धीमे धीमे हमारे मेडल के नंबर्स बढ़ते गए। लेकिन इस बार बैडमिंटन में हम कुछ नहीं जीत पाए। कुश्ती में जहां उम्मीद थी वहां हम नहीं जीत पाए। हॉकी टीम ने हमारी इज्जत बचाई। नीरज चोपड़ा तो खैर वो तो वर्ल्ड बीटर हैं, वैसा कोई दूसरा खिलाड़ी किसी और स्पोर्ट्स में नजर नहीं आता है। क्रिकेट के प्लेयर्स हमारे वैसे ही वर्ल्ड बीटर हैं। लेकिन ओलंपिक स्पोर्ट में हमें हो क्या जाता है, क्यों हमारे पास कम मेडल आते हैं, और चाइना को अगर हम देखें तो हम क्या सबक ले सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए वात्सल जी, अभी एक कंपटीशन में भारत चाइना से भी आगे निकल गया है, वो है पॉपुलेशन में। आज के डेट में भारत का पॉपुलेशन 145 करोड़ से ऊपर है, जबकि चाइना का 141 करोड़ और कुछ रह गए हैं मात्र। तो हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स में आज दुनिया में हम नंबर 1 हैं। मानव ही खेलते हैं और उन्हीं पर ये सब कुछ दारोमदार है। तो हम तो नंबर 1 हैं इस मामले में, लेकिन चाइना हमसे कहीं कहीं गिनती नहीं किया जाए कितना आगे है। 84 के बाद ये समर ओलंपिक जो है, उसमें चाइना ने सोवियत संघ को देखते देखते, उनको फॉलो करते करते बढ़ना शुरू किया।
और आज के डेट में 40 स्वर्ण पदक के साथ अमेरिका के साथ है। अब देखिए क्या है फर्क। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 50 वर्षों का, जो हम याद रखते हैं। गांव देहात में भारत के खेलों के लिए परिसर हुआ करते थे। कोई भी छोटा मोटा स्कूल भी होता था तो उसके इर्द गिर्द खेलने के लिए कोई जगह था। फुटबॉल खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, कुश्ती के लिए ये माहौल भी था। वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। भारत में बहुत कमी होते जा रही है। अब आप कहिएगा तो हम सिमटते जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं कल था मुरादाबाद में, वहां एक मैं मोहल्ले में देखा कि स्टेडियम है और उसमें सभी तरह के खेल का इंतजाम है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाइना ने सरकारी स्तर पे अपने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेडक्वार्टर हैं या और उससे छोटे भी जगह जहां हैं, स्कूल गेम्स के लिए स्कूल खोल रखे हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए स्कूल खोल रखे हैं। हम कहां हैं इसमें? जो अपने प्रयास से आते हैं, या कुछ स्कूल है पंजाब हरियाणा में, उनके एकेडमी है, उनके माध्यम से कुछ आते हैं। लेकिन जिस स्तर पे चाहिए सरकार का प्रयास वो है नहीं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि चाइना में डॉक्टर साहब, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, आज सोशल मीडिया पर भी लोग डॉक्टर साहब शेयर कर रहे हैं कि यूपी की आबादी 20 करोड़, बिहार की आबादी इतने करोड़, गुजरात की आबादी इतने करोड़ और मेडल 0। अगर आप देखेंगे स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने आबादी की बात की, उसके मुकाबले हम खिलाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं। जो भी हमारी साख बच रही है, इज्जत बच रही है, पंजाब और हरियाणा से जो प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, जो एक्सेप्शनली अलग अलग खेलों में कर रहे हैं। पानीपत से आते हैं नीरज चोपड़ा, हरियाणा के बाकी प्लेयर्स हैं, तो वो लाज बचा रहे हैं। वो छोटे छोटे स्टेट जो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पर या खेलों पे ध्यान दे रहे हैं, जैसा आपने बताया। जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक बात कह रहे हैं वात्सल जी। पंजाब में और हरियाणा में स्पोर्ट्स स्कूल हैं, एकेडमी हैं। मैंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को थोड़ा मिला, अन्यथा पूरे देश में क्रिकेट के लिए तो मिलेंगे, बाकी स्पोर्ट्स के लिए अभाव होते जा रहा है। मैंने आपको बताया व्यक्तिगत अनुभव, 50 वर्षों में पहले स्कूलों में स्पोर्ट्स के लिए जगह थी, अब वो जगह समाप्त होते जा रहे हैं। पढ़ने के लिए तो है लेकिन ग्राउंड खेलने के लिए नहीं है, और न वो माहौल है देश के दूसरे जगह पर स्कूलों में, कॉलेज में भी। तो ये कमी है। जबकि चाइना में हर एक शहर में, हर एक नगर में सरकार की ओर से इंतजाम है, स्कूल है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, जिसमें एक एक के लिए 3-3 तैयार किए जा रहे हैं। ओलंपिक के लिए एक नहीं, वो 3-3 पर्सन को तैयार किया जाता है। ये तैयारी उसकी है। और ये 84 के बाद सोवियत संघ को देखते हुए चाइना ने शुरू किया, और हमारा जो है पहले की अपेक्षा घटते जा रहा है। उस फील्ड में अपनी चॉइस भी घटते जा रही है। दूसरी चीज है क्या, गार्जियन कहते हैं कि इससे रोजगार नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स में रहोगे, इसको हम लोग कैजुअल ले रहे हैं, इसको कैरियर नहीं बना रहे हैं, जबकि जरूरत है कैरियर बनाने का भी। ये भय है कि खेलने से पढ़ाई लिखाई बढ़िया नहीं हो पाएगा, तो बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। ये डर है। ये एक जो डर है, ये बहुत आपको पीछे खींच रहा है। अब देखिए अमेरिका 126 मेडल के साथ सबसे आगे है। चाइना से भी ज्यादा अमेरिका में खुशी खुशी खेल पर है। दबाव नहीं सरकार का है, लेकिन किसी तरह का वहां पर भय नहीं है कि हम बेरोजगार रह जाएंगे। अगर खेलते हैं तो खेल रहे हैं, उनकी पूरी डिवोशन है। और एक बात और है, पूरे दुनिया से अमेरिका में लोग जाकर के रहते हैं, और उस तरह के लोग अगर हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अमेरिका उस तरह का सहयोग भी करता है। चाइना तो अपने देश के लोगों पर
इस तरह से उसको प्रिपेयर कर रहा है, ये खास बात है। तो अगर जब तक हम तो उस इसमें लेवल, कई लोग ये भी कह रहे हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, चीन पर मैं लौटूंगा और जो कुछ मेरे सवाल है मैं आपसे पूछूंगा। एक ये भी कहा जा रहा है कि केनिया ने 4 गोल्ड जीते हैं, कुल टोटल 11 मेडल जीते हैं। उनके पास न स्पॉन्सर है न संसाधन है, वो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कहीं से कुछ मिल जाए, मदद मिल जाए, लेकिन कीनिया 4 गोल्ड ले आता है। केवल संसाधन की अगर हम बात करें, तमाम सारे देश हैं 41वें से लेके 61वें नंबर तक अगर आप देखेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी है। अरशद नदीम की बड़ी बात हो रही है, उनको जो इनाम दिया गया है, उनके ससुर साहब ने उनको एक भैंस गिफ्ट की है। एक बिजनेसमैन ने एक अल्टो उनको देने का वादा किया है। पैसा सरकारें दे रही हैं, लेकिन इस तरह के गिफ्ट मिल रहे हैं। और अरशद नदीम ने भी जब खेलना शुरू किया था, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ के हमें जानकारी मिली है, वो ये है कि वो भी चाहते थे कि एक नौकरी मिल जाए। और वो इतना बड़ा प्लेयर जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 92.97 मीटर उसने जेवलिन थ्रो किया और बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। तो संसाधन केवल आपको मोटिवेट कर दें ये जरूरी नहीं है। नौकरी मिलनी चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन केवल आप नौकरी के बदौलत, क्योंकि मैंने देखा है रेलवेज, बैंक्स, यहाँ स्पोर्ट्स कोटा होता है, वहां नौकरियां मिलती हैं, लेकिन वर्ल्ड बीटर होने के लिए आपके अंदर से भी एक ललक होनी चाहिए। जैसे नीरज चोपड़ा, जिनके बारे में पता चला कि वो इंजर्ड थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने हटने के बारे में नहीं सोचा, और जो उन्होंने प्रदर्शन किया, भले ही वो 90 मीटर मार्क तक नहीं पहुंचे, लेकिन लगभग वहां पहुंच गए थे। और वो स्पोर्ट्स हमने अपने बैठ के साथ में लाइव देखा था, और हम देख रहे थे कि रात के करीब 1 बजे तक हिंदुस्तान के करीब करीब 5.25 करोड़, 5 करोड़ 25 लाख लोग लाइव उस इवेंट को देख रहे थे, केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, टेलीविजन पर, यूट्यूब पर और बाकी जगह जहां भी ये इवेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। तो वहां कितने लोगों ने देखा इसकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये केवल क्या यही बात है कि आपके पास संसाधन नहीं है, या और भी कोई रीजन आप इसमें देखते हैं? नहीं, संसाधन केवल नहीं है, लेकिन एक सुविधा, खेलने के लिए सुविधा तो होनी चाहिए ना। अगर ग्राउंड ही नहीं है तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? मन है, ललक है, लेकिन ग्राउंड नहीं है। उस तरह से सिखाने वाले लोग चाहिए। क्रिकेट तो आजकल हम देख रहे हैं बच्चे घर में भी खेल रहे हैं, फील्ड नहीं है फिर भी, लेकिन और सब चीज जो घर में खेला जा सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी ग्राउंड की जरूरत नहीं है एथलीट वगैरह के लिए। और उस जहां तरह सुविधाएं है के भी डॉक्टर साहब, एक बात यह भी है कि जहां सुविधाएं है भी, आप खेलों पे बनी हुई फिल्म देखिए। पिछले 10 एक साल में बड़ी फिल्में बन रही हैं, चाहे आप चक दे इंडिया जो शाहरुख खान की थी, हॉकी वाली थी, महिला हॉकी टीम को लेकर, उनके प्रदर्शन को लेकर बनी थी, या हाल फिलहाल में मैदान फिल्म आई है अजय देवगन की। हर जगह दिखाया जाता है कि खिलाड़ियों के अंदर टैलेंट है, कोच अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो सिस्टम बैठा हुआ है, जो फिल्में आ रही हैं, और जो खिलाड़ियों की भी बातें आती हैं निकल के, विनेश फोगाट चूक गई, 100 किलो, 100 ग्राम माफ कीजिएगा, वजन ज्यादा निकला। उसके बाद ये बात होने लगी कि उन्हें जानबूझ के साजिश के तौर पर उनको कहीं डिस्क्वालीफाई नहीं करा दिया गया है। इस तरह की आपने सोशल मीडिया पे थ्योरीज देखी होंगी, बड़े बड़े चैनल इसके बारे में बात कर रहे थे, यूट्यूब पर बड़े बड़े पत्रकार बात कर रहे थे। तो क्या ये साजिश, इस तरह का ताना बाना रहता है, जिसकी वजह से भी कुछ असर पड़ता है भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर? निश्चित तौर पर पड़ता है वात्सल जी। पहले तो इस सिस्टम के कारण चयन में ही हेरा फेरी हो जाता है। सब संघ वाले चाहते हैं कि मेरे अनुकूल प्लेयर आए, तो निष्पक्षता नहीं रहने के कारण जो टैलेंट आना चाहिए बाहर, वह नहीं पाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। और विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, अकेला विनेश फोगाट उसमें कसूरवार कैसे हो सकते हैं? उनके साथ साथ मैनेजमेंट के और सारे लोग होते हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट होते हैं, न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, दूसरे लोग होते हैं। एक प्लेयर केवल उसके लिए जिम्मेवार नहीं होता, वही सब कुछ नहीं होता है, और लोगों की टीम होती है। तो ये टीम को भी देखना चाहिए था, जो एक ही दिन पहले। लेकिन इसमें एक और खुलासा हुआ है डॉक्टर साहब,
अब आरोप विनेश फोगाट के चयन को लेकर भी लग रहा है। एक पहलवान है मध्य प्रदेश की, शिवानी पटेल, उन्होंने दूसरा बड़ा एक मशहूर अखबार है दैनिक भास्कर, उसको एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है कि गलत तरीके से उनका 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल कराया गया, उसके बाद 50 किलोग्राम में किसी और का ट्रायल ही नहीं कराया गया। एक तरफ आरोप लग रहा है मैनेजमेंट के ऊपर कि उनको जानबूझ के ओलंपिक में हरवा दिया गया, दूसरी तरफ ये आरोप है कि उनको जबरन भेज दिया गया और जो दावेदारी बन रही थी शिवानी पटेल की, उसको अनदेखा कर दिया गया। उनके साथ उस वेट कैटेगरी में 50 किलोग्राम में इंडिया में ट्रायल में किसी और को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया और उनको लिफ्ट करके भेज दिया गया। ये इस तरह का इल्जाम भी एक सामने आया है। तो आरोप और साजिश, कोई लोग बता रहे हैं कि विनेश के खिलाफ हुई, कुछ लोगों का ये आरोप है जिसमें शिवानी पटेल है कि विनेश के पक्ष में साजिश की गई और उनका पत्ता साफ कर दिया गया, उनके पास वो दमकम था कि वो देश के लिए मेडल ला सकती थी। बातें इस तरह की भी आ रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ, ये बात कही जा रही है कि इसीलिए 4 घंटे का गैप रखा गया 53 केजी और 50 केजी के बीच में, जी सिर्फ वही ट्रायल दे सके, इसलिए 4 घंटे का गैप रखा गया। लेकिन वत्सल जी ये है कि इसमें प्लेयर की कहां भूमिका है? भूमिका तो उस मैनेजमेंट की है कि वो प्लेयर सड़क पे उतरा, वो प्लेयर उसने आंदोलन किया, एक बड़े नेता के खिलाफ आंदोलन किया, सत्ताधारी पार्टी के नेता के खिलाफ आंदोलन किया, सीधे उसने संसद के सामने ललकारा, जो सबसे शीर्ष नेता है उनको ललकारा। तो कहीं ना कहीं उसका असर, उन्हें जो मौके मिले उस पर लोगों का ये एक आरोप है कि उसका एक असर दिखता है, क्योंकि उनकी मीडिया में एक्सेस है, उनके परिवार के ऊपर एक फिल्म बन चुकी है जो सुपरहिट फिल्म बन चुकी है, एक बड़े सुपरस्टार ने किया है। आज हिंदुस्तान का घर घर वो फिल्म बनने के बाद उस फैमिली को जानता है। जब वहां रिजल्ट आया नहीं था उसके पहले उनके ताऊजी का इंटरव्यू तमाम लेने के लिए चैनल वहां मौजूद थे, उनके यहाँ सारे लोग वहां मौजूद थे, और तो एक बड़ी फैमिली है। और जो दूसरे पहलवान उनके मुकाबले जो मुकाबला करते हैं, इस तरह का एक आरोप है, उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वत्सल जी, पुलिस ब्रूटली रगड़ी सड़क पर जिसकी चर्चा हो रही है, उस फोगाट को पुलिस, यहीं की पुलिस रगड़ी जंतर मंतर पर। जी तो ये कहा जाता है डॉक्टर साहब, उसमें भी ये कहा जाता है कि वो क्योंकि पार्लियामेंट, उस दिन इनॉग्रेशन था पार्लियामेंट का, नई बिल्डिंग का, और उनको पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, कैमरे पर वो चीजें आ गई, वो लोग मान नहीं रहे थे तो पुलिस ने किया, लेकिन बाद में एक पैचअप हो गया। सरकार चाहती थी कि वो पार्टिसिपेट करें, उनको सपोर्ट भी किया गया। ओलंपिक में जाने के पहले उनका वीजा क्लियरेंस सीधे खेल मंत्री करा रहे थे, और ट्रायल की बात तो आपके सामने ही है, और आपने खुद ही बताया इस तरह का एक आरोप है, इसकी सच्चाई हमें पता नहीं है, इस तरह की पड़ताल हमने नहीं की है, इसलिए खुल के हम नहीं कह सकते, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत चल रही है। वत्सल जी, उनके वीजा मंत्री करवा रहे हैं या जो भी करवा रहे हो, ये तो पूरा दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड चैंपियन को 50 केजी के ही कैटेगरी में विनेश फोगाट ने पटका, हराया। ये दुनिया के सामने है ना, ये दुनिया के सामने है, ये इंडिया के एसोसिएशन जो ओलंपिक का है उनके सामने, या कोई संघ है उसके सामने नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब आप ओवर वेट कैटेगरी में लड़ते रहे हैं और जब आप लोअर में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीनियर प्लेयर जूनियर कैटेगरी में जाके खेलेगा, निश्चित तौर पर उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। ये भी लोगों का एक तर्क है डॉक्टर साहब। सिलेक्शन वहां पर 50 केजी वाला में ही हुआ था ना, उसी कैटेगरी में वो लड़ी ना, कि दूसरा में लड़ी? वो घड़ी वेट तो नहीं ज्यादा था, 50 से कम में था 100 ग्राम जी। उस इवेंट को लड़ी तो 50 किलो से 100 ग्राम कम था, और तब उस मुद्दे पर डॉक्टर साहब बात करने से ज्यादा जरूरी है कि जो मुख्य मुद्दा है अगर उस पर रहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उस पर तो उन्होंने अपील की हुई है, उसका नतीजा आएगा। जी डॉक्टर साहब, इस मुद्दा में यही है वात्सल जी कि जो मैनेजमेंट है भारत का, जो संघ है, जो प्लेयर से अलग का है, जो उसमें सहयोगी हैं, उस सहयोगी सही नहीं है। और यही कारण है कि दुनिया के सामने आपका टैलेंट जो आना चाहिए वो नहीं आता है, जबकि दूसरे देशों के जो सहयोगी हैं
वो सरकारी स्तर के हों या जो हों, वो अपने यहाँ के सही टैलेंट को सामने ला रहे हैं। और वो जैसे चाइना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो चाइना के जो है सही टैलेंट को सामने ला रहे हैं और वो जीत रहे हैं, दुनिया में compete कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो जा रहा है। देश पीछे है अपने मन की पूर्ति, मन की बात पूरा करना है। मन में जो हम चाहते हैं अपना फायदा, संघ के रूप में या सिस्टम के रूप में जो भी है, वो अपना जो पूरा करना चाहते हैं, इस कारण से देश को नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक बात और एक्सपर्ट बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आप चाइना की मेडल टैली देखते हैं, 40 मेडल उन्होंने जीते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी मोर देन हाफ 23 मेडल वो 4 स्पोर्ट्स में जीत के आए हैं। उनमें से एक है डाइविंग, जहां उन्होंने 8 मेडल जीते हैं। इसके बाद शूटिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग। तो उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को पहचाना हुआ है वो कहां जीत सकते हैं। तो टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, इनमें वो कुल मिलाकर 5-5 मेडल जीत के आए हैं। इस तरीके से डाइविंग के साथ इन तीनों स्पोर्ट्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो उनके 23 मेडल हो जाते हैं। तो उन्होंने उन स्पोर्ट्स को पहचाना है जहां पर उनके प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा मेडल ला सकते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी इंडिया को भी पहचाननी होगी। जैसे बैडमिंटन में हमारी महिला खिलाड़ियों ने लंदन में जीत कर आई थी, सिंधु भी जीत कर आई और साइना नेहवाल भी जीत कर आई थी। इस बार सिंधु खाली हाथ आई, लेकिन वो कैटेगरीज है जैसे हॉकी, इंडिया हमेशा मेडल दिलाता रहा है। रेसलिंग इस बार भले ही अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, लेकिन बीजिंग ओलंपिक के बाद से लगातार हमारे रेसलर्स लाते रहे हैं। शूटिंग में इस बार आपको 3 मेडल मिले हैं। शूटिंग में आप पहले भी अच्छा करते रहे, एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौर की आप बात करें, या 2008 में जो पहला इंडिविजुअल गोल्ड जिताया था नारंग ने, तो वो शूटिंग में आया था। ये वो स्पोर्ट्स है, अगर इंडिया उनको पहचानता है, वर्ल्ड बीटर तैयार करता है, तो हो सकता है कि अगला ओलंपिक जो होने वाला है वहां अमेरिका में इंडिया का प्रदर्शन बेहतर रहे, तब हमारी क्रिकेट टीम भी वहां पर होगी। ये जरूर बात सल जी, यहाँ टैलेंट का अभाव नहीं है, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने की चीज है। अभी स्कूलों में अभाव है। हम इतनी बड़ी संख्या है देश की, बहुत सारे स्कूल है, अगर हम वो एथलीट को मौका दें और उन पर हम कुछ ध्यान दें, अगर प्रिपेयर करें बचपन से, बच्चे जब शुरू से पढ़ते हैं तब से, पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल में भी अगर इनको इन्वॉल्व किया जाए, और अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनमें हमको कुछ खूबी वैसी दिखती है, तो पढ़ाई को छोड़ा भी जा सकता है, उनको उसी दिशा में आगे की ओर लेकर के चल सकते हैं और मेडल ले आया जा सकता है, चाइना को टक्कर दिया जा सकता है। यहाँ न वो स्पिरिट की कमी है, इंडिविजुअली यहाँ के लोगों में वो स्पिरिट की कमी नहीं है। हम तो समझते हैं जो मैनेजमेंट की कमी है, देश के लिए सोचने की जरूरत है। जो सिस्टम है उस सिस्टम को चाहिए कि देश के लिए निष्पक्ष होकर के देश के लिए सोचे, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, देश के लिए सोचे, तो ये काम बन सकता है। और चाइना ये डॉक्टर साहब एक बात और है, हाँ, कुछ आप कह लीजिए, आप कह लीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि वर्ल्ड की नजर भी चाइना के ऊपर है, दुनिया की नजर है, और जो उनके गोताखोर हैं उनके ऊपर एक इल्जाम लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने और जर्मनी के एक ब्रॉडकास्टर ने रिपोर्ट प्रसारित की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में कुछ खिलाड़ी थे चाइना के जिन्होंने डोपिंग की, बावजूद इसके उनको पार्टिसिपेट करना दिया गया टोक्यो ओलंपिक में। और ये पेरिस ओलंपिक के ठीक पहले ये विवाद बड़े जोर से उभरा और चाइना के खिलाड़ियों के ऊपर इल्जाम लगाया गया। कई लोग इसको मानते हैं, चाइना ने कहा कि हम इनोसेंट हैं, उनके प्लेयर्स ने भी कहा कि हम इनोसेंट हैं। कई लोगों ने माना कि ये मनोबल तोड़ने की कोशिश है, लेकिन कई लोगों ने माना कि चाइना के जो प्लेयर्स हैं वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार इस तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन चीन पूरी तरीके से खड़ा रहा और उसने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके ऊपर भी एक प्रेशर बनाए रखा और अपने खिलाड़ियों को बैक किया कि जाओ तुम बेखौफ होकर खेलो। तो चीन किसी भी हद तक जीतने के लिए जाता है। ऐसा हमने बीजिंग ओलंपिक 2008 में, जिसका मेजबान खुद चीन था, वहां देखा 46 मेडल
चाइना ने वहां जीते अपनी मेजबानी में। और अभी भी आज की तारीख में अगर आप पेरिस का भी देखें तो वहां से उनके प्लेयर्स केवल 40 गोल्ड ही लेकर आए हैं, अपने घर में करा के वो 46 मेडल जीत के आए। और अभी जिस प्लेयर ने, उनकी प्लेयर ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, भारत के बराबर अकेली एक प्लेयर ने वहां, झांग यूफेई उनका नाम है, वो लेकर आई हैं। वो भी उन खिलाड़ियों में शामिल थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिनके ऊपर डोपिंग वाली कहानी की। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि वो हर हाल में अपने मेडल विनर्स को सपोर्ट करते हैं? हमारे यहाँ तो हर तरह की थ्योरी शुरू हो जाती है, खिलाड़ी जरा भी डाउन होता है तो कई लोग उसको कोसने भी लग जाते हैं। देखिए, डोपिंग है, हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पेरिस में अगर वही प्लेयर दिखला रही है, 6 मेडल ले आ रही है, तो उसमें कुछ तो है। और दूसरा चीज, ओलंपिक संघ में पूरे दुनिया से लोग रहते हैं, एक देश चाहे सो जो मन सो नहीं कर सकता है। एक बात सही है, किसी भी कंट्री में अगर किसी प्लेयर को अपने देश में अपने एटमॉस्फेयर में खेलने का मौका मिल रहा है तो उसको ज्यादा फेवरेबल होगा भी। कहीं भी किसी भी देश, अगर जापान में खेल हो रहा हो तो जापान के प्लेयर के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, एटमॉस्फेयर इस तरह का होगा, उसके फेवरेबल होगा, दूसरे किसी के लिए नहीं होगा। तो ये तो स्वाभाविक चीज है। चाइना में हो रहा था तो दर्शक भी ज्यादा होंगे, उनके उत्साहित करने वाले, माहौल भी है, क्लाइमेट भी है, सारा चीज था, तो वो ये मायने नहीं रखता है। मैं तो समझता हूं कि जिस देश में हो उस देश के लिए फेवरेबल होता ही है। लेकिन पेरिस में तो घर नहीं था, पेरिस में बराबर करके ले आया चाइना। 40 गोल्ड 40 40 40 गोल्ड मेडल तो यूएस के साथ ले आया ना। हाँ, लेकिन वो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत से लोग वही सलाह दे रहे हैं कि जैसे चाइना ने अपने मैक्सिमम मेडल 4 स्पोर्ट्स के अंदर जीते, चाहे वो डाइविंग हो, टेबल टेनिस हो, वेट लिफ्टिंग हो, शूटिंग हो, तो उसमें इंडिया को भी इसी तरह फोकस करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। दूसरी बात, जो अगर आप देखेंगे उनके कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, अमेरिका के 600 प्लेयर्स ओलंपिक में खेल रहे थे, चाइना के भी 300 प्लस थे, 330 मेरे ख्याल से उनका नंबर था, और भारत के 117 थे। मतलब एक क्वालिफिकेशन लेवल आपका, अगर कंटेनमेंट बड़ा होगा, आपके प्लेयर ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास मेडल आने के चांसेस भी रहेंगे। क्योंकि हमारे 6 प्लेयर्स ऐसे रहे जो 4th पोजीशन पर रहे। अगर थोड़ा भी 19-20 होता तो शायद आपके पास 6 मेडल और होते और आपकी ये टैली 12-13 मेडल्स के साथ बहुत अच्छी लग रही होती। नहीं, हमारा भी 600 से कम का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था, इतनी बड़ी देश है, इतने स्टेट्स हैं, सब लोग अगर मिल करके करें तो क्यों नहीं होगा। टैलेंट की कमी नहीं है, उसको निकालने की जरूरत है और देश के लिए सोचने की जरूरत है। और वो स्पोर्ट्स भी चुनने की जरूरत है डॉक्टर साहब, वो स्पोर्ट्स भी चुनने की जरूरत है जहां पर आप मेडल ला सकते हैं। हालांकि अगला जो ओलंपिक अमेरिका में होने जा रहा है 4 साल के बाद, वहां तो क्रिकेट होगा और उम्मीद की जा सकती है, जो हमारी टीम अभी T20 जीत के आई है, वर्ल्ड बीटर हम लोग रहे हैं, तो T20 फॉर्मेट में ही वो क्रिकेट होगा। तो कम से कम एक गोल्ड या सिल्वर भारत की क्रिकेट टीम लेकर आएगी। हॉकी टीम भी लगातार 2 ओलंपिक से लेकर आई है। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि अभी उनका बेस्ट आना बाकी है, यंग है, अभी इंजर्ड थे, बावजूद इसके लगभग 90 तक वो पहुंच गए। तो अगली बार उनके अंदर वो जोश और जज्बा भी ज्यादा होगा और वो भी एक गोल्ड के उम्मीदवार अगली बार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका बेस्ट आना बाकी है। फिर हमारे जितने भी पहलवान हैं, इस बार उन्होंने निराश किया, शूटर्स दोबारा फॉर्म में आ गए। तो इस तरह के, आपको लगता है कि इस तरह के स्पोर्ट्स को सर्च किया जाए? बैडमिंटन खिलाड़ी चाहे वो सिंधु हो या साइना नेहवाल हो, उन्होंने भी एक नई पौध को इंस्पायर किया है, वो सब आएंगे आगे। और 28 के लिए हम उम्मीद करें कि चाइना के बराबर नहीं, लेकिन अभी का जो है टैली, उससे बहुत बेहतर भारत होगा। बेहतर होना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, ये पहले चुने हुए जो संघ रहते थे ज्यादा डेमोक्रेटिक रहते थे और यूजफुल रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मेरे ख्याल से विवाद का कारण होते जा रहा है, वो अखाड़ा बनते जा रहा है विवाद का, झंझट का। तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। सरकार को अपने पदाधिकारियों को ही उनमें रख करके और उसके माध्यम से देश के लिए खोजना चाहिए।
वैसे बच्चों को और प्रिपेयर करके उनको उस तरह से बनाना चाहिए। जिस तरह से क्रिकेट पर ध्यान दिया जा रहा है पूरे देश में, अगर हम एथलीट पर भी ध्यान दें, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अगर हम ध्यान दें हर एक देश भर में, तो बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं जो दुनिया में कहीं किसी कंपटीशन में compete कर सकते हैं। और जरूरत इसी सरकार बात कह की। रही है कि हम बहुत कर रहे हैं, खेलो इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं। विनेश फोगाट के लिए तो खेल मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में, आपने भी वो देखा उनका बयान, उन्होंने बताया किस तरह 70 लाख रुपए खर्च किए गए, उनको कोचेज और सपोर्ट स्टाफ और क्या क्या दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर खुद जब पेरिस जा रहे थे सारे प्लेयर्स, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर ने सीधी बात उनसे की थी और बताया था कि खेलो इंडिया से कौन कौन आगे निकल के आया है। तो सरकार तो दावा करती है कि वो लोग काफी कुछ कर रहे हैं। वात्सल जी, 3100 करोड़ रुपया से ऊपर खर्च हुआ इस ओलंपिक में। और जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के पार्टिसिपेंट हैं, कुछ लोगों का आरोप है कि उन लोगों को उस रेशियो में नहीं मिला पैसा। पैसा मिला गुजरात को, जहां पर बहुत कम पार्टिसिपेंट हैं। 2 ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट थे, लेकिन उनको पैसा मिला 20% से ऊपर, और इन लोगों को मिला 3%, पंजाब और हरियाणा को। तो ये तो लगते रहेंगे एलिगेशन, और इन्हीं चीजों से बचना है। देश में कहीं भी किसी भी स्टेट का प्लेयर हो, बच्चा हो, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिसके में संभावना अगर दिखता हो तो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन पूरे देश में होगा कैसे कि आजकल हर खेल संघ पे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन है या उनके बेटे हैं या उनके घर परिवार के लोग हैं, या आखिर होगा कैसे? क्योंकि पॉलिटिशियंस को तो एक आदत होती है, वो तो सिफारिश के आधार पर ही लोगों को बढ़ाते हैं। और जो आईएएस अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, वो सारे भी उस, आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक प्लेयर जो है अगर कोई मेडल ले आता है या किसी नेशनल टीम में भी खेल लेता है, तो उसके बाद वो बड़ा मगरूर हो जाता है। मतलब ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, उनके पास तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, और पूरा सिस्टम ऐसा बन गया है। तो इसके बीच में जो पारदर्शिता की आप बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, बेहतर टैलेंट को आगे लाने की बात करते हैं, वो होगा कैसे? होगा कैसे? किया कैसे जाएगा? पॉलिटिशियन और आईएएस मेरे ख्याल से दोनों एक ही मिजाज के लोग हैं। देखिए, बच्चों का जो स्पोर्ट्स में शामिल है बच्चा, उसके साथ हमेशा कांटेक्ट में कौन है? उसके टीचर हैं। वो फिजिकल टीचर हो चाहे जो टीचर हो, लेकिन उनके साथ हमेशा टीचर हैं। हम टीचर जमात को भी उसमें ला सकते हैं, क्या दिक्कत है? ना आईपीएस आईएएस रहे एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, और ना पॉलिटिशियन रहे। जो रहे, जो लगातार उन बच्चों के कांटेक्ट में है, टीचर जो उनको सिखा रहे हैं, वही उस एसोसिएशन में रहे। उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी जाए और उनको उस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए कि आपके सिखाए हुए बच्चे अगर आते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, उनको पारितोषिक दिया जाए, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। ये भी तो हो सकता है, और हम इस तरह से आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। बड़ी लंबी ये चर्चा हुई, आपने बड़े उपयोगी सुझाव दिए। हालांकि हम चाइना से पीछे रह गए, लेकिन फिर भी हमारे चैंपियंस खिलाड़ी बहुत कुछ लेकर आए देश के लिए। उन्होंने दिक्कतों के बावजूद एक अच्छा प्रदर्शन किया है, और मेडल टैली में बहुत अच्छा नंबर 71वां नंबर है, क्योंकि 114 देश ऐसे भी हैं जो खाली हाथ लौटे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हमारे देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं, और साथ में आपका भी कोई सुझाव हो ओलंपिक स्पोर्ट्स को लेकर, अगर आप साझा करना चाहें तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, कुछ लोगों के कमेंट अगले कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखने वाले